बार हाथ भी ऊपर कर दीजिए फ्रेंड्स जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फ्रेंड्स इस सेशन को एनर्जी दी है। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, उन लोगों को सारी चीजें प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलती रहती है। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मोटिवेशन है, जो भी नॉलेज वाली चीजें हैं, जैसे क्वेश्चंस हो जाए, कम्युनिटी के ऊपर में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है सारी की सारी, तो मेक श्योर कि आप लोगों ने चैनल को, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि विश्व मधुमेह दिवस कौन से दिन मनाया जाता है। ये बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, और ये आप लोगों का बीपीएससी टीआरई के अंदर में भी पूछा जा सकता है, एग्जाम के अंदर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। हर एक बच्चा जो है आंसर करते जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है आप लोगों का, ये आज के ही दिन 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने, 14th ऑफ नवंबर। ओके, तो डायबिटीज जो है ये मनाया जाता है 14 नवंबर को, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि दो प्रकार की, दो टाइप की, मेनली दो टाइप की जो है मधुमेह होती है। एक होता है टाइप 2 मधुमेह। टाइप 2, इसको काफी हद तक रोका जा सकता है। देखो टाइप 2 अगर मधुमेह है तो उसको रोका जा सकता है, वो कंट्रोलेबल होता है आप लोगों का, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अगर टाइप 1 मधुमेह आपको हो गया तो इसको रोका नहीं जा सकता, ठीक है, केवल उसको कंट्रोल किया जा सकता है इंसुलिन और इंजेक्शन जो होते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह उसके जरिए, ठीक है। तो पहली बात तो मधुमेह होने नहीं देना है। अगर हुआ है तो पहले ही उसको अगर हम लोगों ने उसको डायग्नोस कर लिया, उसको पता लगा लिया, तो काफी हद तक जो है उसको रोका जा सकता है, उसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन अगर टाइप 1 मधुमेह हो गया तो उसको उसको जो है फ्रेंड्स ठीक नहीं किया जा सकता, केवल कंट्रोल किया जा सकता है उसका, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है आप लोगों ने, अब यहां पर मैं बात निकली है इंसुलिन की, तो चलिए एक चीज और देख लेते हैं। आप लोग मुझे बताइए कि इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर में नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है। अगर आपकी बॉडी नेचुरली उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, उसका उत्पादन नहीं कर पा रही है, तो इंजेक्शन के जरिए आप लोगों को टोचना पड़ता है, ठीक है, इंसुलिन को अंदर डालना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सब कुछ सही है, मधुमेह वगैरह आपको नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कौन सी ग्लैंड के जरिए होता है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, ये भी बता देंगे आप लोग, ठीक है। जल्दी बता दीजिए, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं लोगों के, लेकिन कमेंट के अंदर में आंसर्स बताते रहेंगे कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों का, ओके। आप लोगों से यहां पर बोला जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार राज्य के पहले राज्यपाल कौन बने थे, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, ये याद रखना आप लोगों ने, बताइए जल्दी से जी। पेंक्रियास करती है, पेंक्रियास की भी जो बीटा सेल्स होती है वो करती है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पेंक्रियास भी याद रहेगा आप लोगों ने, अग्नाशय तो याद रहेगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है। तो बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता जो है हमको जब मिली उसके बाद में जो बिहार राज्य के पहले राज्यपाल बने थे वो थे जयराम दौलत राम, ठीक है, जयराम दास दौलत राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे बिहार के एग्जाम्स में आ चुका है अलग अलग। मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो पेड बैच है टीचिंग परीक्षा की, उसके अंदर में हम लोगों ने आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। और भी, ठीक है, क्वेश्चंस करीब जो है फ्रेंड्स और 7,000 क्वेश्चंस आप लोगों को और प्रोवाइड किए जा रहे हैं फेज्ड मैनर में तक, और 7,000 क्वेश्चन एग्जाम वाले प्रोवाइड किए जाएंगे आप लोगों को, जितने भी पेड स्टूडेंट्स उन लोगों को क्वेश्चन वन लाइनर भी होंगे और उसके नीचे में टेस्ट भी होंगी, ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। और टेस्ट आप मल्टीपल टाइम दे सकते हो जब तक कि वो पूरे 7,000 क्वेश्चन आपको याद ना हो जाए, ठीक है। और उन टेस्ट का सॉल्यूशन भी होगा नीचे में, ताकि आपको उन 7,000 क्वेश्चन के साथ साथ में हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन के बराबर का डेटा मिल जाए, तो 7 के 21,000 क्वेश्चन आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये अगले जो है फ्रेंड्स जो 10-15 दिन है उसके अंदर में होने वाला है। तो श्री जयराम दास दौलत राम जो है आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल नियुक्त हुए थे, ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, बिहार और झारखंड के अलग, बिहार और उड़ीसा के अलग होने के बाद में पहले जो है गवर्नर कौन थे, जो 1 अप्रैल 1936 को बने थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स सिफ्टन, ये याद रखना है आप लोगों ने, जेम्स सिफ्टन। आपको पता है ना कि 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ,
बिहार और उड़ीसा प्रांत था, एक प्रांत था जिसका नाम था बिहार एंड उड़ीसा। उसमें से बिहार प्रांत अलग हो गया, उड़ीसा प्रांत अलग हो गया। तो बिहार प्रांत जो बना 1 अप्रैल 1936 को, नाम ही उसका पड़ा बिहार प्रांत पहली बार। अदरवाइज उसका नाम था बिहार एंड उड़ीसा प्रांत, बिहार और उड़ीसा प्रोविंस, बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंसेस। उसमें से बिहार अलग हुआ, उड़ीसा अलग हुआ, अलग अलग नाम हो गए। अब जो बिहार प्रांत बना था उसके जो गवर्नर थे, अंग्रेज गवर्नर जेम्स सिफ्टन थे। ठीक है, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। और ये वन लाइनर के अंदर में भी दिया हुआ है आप लोगों का। ठीक है, वन लाइनर के सॉल्यूशन में भी दिया है, और उसकी जो टेस्ट बनाई है उसके अंदर में भी आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो जेम्स सिफ्टन बने थे। और आजादी के बाद जयराम दास दौलत राम, दोनों लिख दीजिए आप सभी लोग। और जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी से सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, और मेक श्योर कि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, वो हाथ भी ऊपर करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तभी जो है फ्रेंड्स आप लोग जो है सारी की सारी जो चीजें हैं उनको आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में मंडलों की संख्या कितनी है? ठीक है, कितने मंडल है बिहार के अंदर में? जल्दी बताइए आप लोग। बिहार में कितने मंडल है? जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी। देखिए, अगर मैं बिहार में मंडलों की संख्या अगर आप लोगों से पूछूं, ठीक है, तो एक एक करके आप लोगों ने ध्यान देना है फ्रेंड्स कि बिहार को, ठीक है, जो डिविजन्स है 38 जिले हैं बिहार के, इनको आपका, ठीक है, 9 मंडल में 9 डिविजन्स के अंदर में बांटा गया है। ठीक है, 9 डिविजन्स के अंदर में बांटा गया है। आप यहां पर में देख लीजिए, मैं एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं, ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, क्या है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को नहीं पता। आप मुझे बताना कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और आपका डिवीजन कौन सा है। ठीक है, और अगर आप बिहार के बाहर के हो तो आप अपना राज्य बता देना कि आप कौन से राज्य से। चलो ठीक है, ये रखते हैं अपन, हर कोई बता देगा। एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी रखोगे ना आपका दिमाग जो है एक्टिव रहेगा और वहां पर में वो सारी चीजों को एक्वायर करेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर में सबसे बड़ा जो डिवीजन है, ठीक है, सबसे बड़ा डिवीजन इन 9 डिवीजन के अंदर में से, उसका नाम है तिरहुत डिवीजन। एरिया वाइज की बात करो, मैं एरिया के हिसाब से, ये तिरहुत डिवीजन जो है इसके अंदर में कितने डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं? इसके अंदर में जो है फ्रेंड 6 डिस्ट्रिक्ट है, 6 जो है जिले है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, शिवहर है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर में, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर और वैशाली। इसको तिरहुत डिवीजन बोला जाता है, तिरहुत डिवीजन। ठीक है, तिरहुत डिवीजन, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आता है आपका पटना डिवीजन। इसमें भी 6 डिस्ट्रिक्ट है पटना डिवीजन के अंदर में भी। ठीक है, पटना डिवीजन में पटना डिस्ट्रिक्ट खुद है, नालंदा है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा आप लोग बाकी के जो है डिवीजन देख पा रहे हो। आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे छोटा डिवीजन है वो है भागलपुर डिवीजन, जिसमें केवल 2 डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर और बांका। केवल 2 ही डिवीजन है उसमें, भागलपुर और बांका। कौन कौन से इससे आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताते जाएंगे। देख रहा हूं मैं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते जा रहे हैं, अपना अपना कंटिन्यूअसली करते जाइए, कौन से वाले डिवीजन से बिलोंग करते हो और कौन से राज्य, कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट से। डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट दोनों बताइए आप लोग। और अगर आप बाहर जाओ तो बाहर के राज्य का नाम भी बता दीजिए आप लोग, ताकि एक्टिविटी आपका माइंड एक्टिव रहे। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ये जो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं ना, ये वो बच्चे हैं जो आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से 38 जिलों को 9 डिवीजन में बांटा गया है। तिरहुत सबसे बड़ा डिवीजन है एरिया वाइज, और सबसे छोटा डिवीजन है भागलपुर। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, सबसे छोटा डिवीजन भागलपुर है, केवल 2 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके ऊपर में मैंने एक बहुत ही सुंदर सा शॉर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ये शॉर्ट भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये 38 जिलों को 101 सब डिवीजन मतलब अनुमंडलों में बांटा गया है। कितने अनुमंडल है बिहार के अंदर में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी आप लोगों को जब आप प्रेफरेंस डालोगे तो वो भी क्वेश्चन आएगा कितने अनुमंडल है। ठीक है, चलिए, तो 101 अनुमंडल है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, बिहार राज्य कितने राज्यों के साथ में जो है अपनी बॉर्डर शेयर करता है? चलो जल्दी बताइए, बिहार राज्य कितने राज्य, बिना क्वेश्चन के, बिना क्वेश्चन के हम लोग कर देंगे यहां पर में। ठीक है, बिना क्वेश्चन के आंसर जल्दी बताइए आप लोग कि बिहार राज्य कितने राज्यों के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो बिहार जो है फ्रेंड्स, ठीक है, आपका झारखंड के साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में और पश्चिम बंगाल के साथ में, 3 राज्यों के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, क्या कोई और राज्य भी है जिसके साथ में वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है? जल्दी बताएंगे आप सभी लोग यहां पर में। ठीक है, नहीं, तो देखो, उत्तर प्रदेश के साथ में करता है, झारखंड के साथ में करता है और पश्चिम बंगाल के साथ में। लेकिन एक बॉर्डर और है जो आप लोगों में से कई सारे लोग ध्यान से भूल जाते हैं, वो है नेपाल।
नेपाल की इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर होती है, ये याद रखना, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल की, ठीक है। तो 3 राज्य और एक इंटरनेशनल बॉर्डर, 3 राज्य और एक इंटरनेशनल बॉर्डर, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोगों को बता दिया मैंने, ठीक है। बाकी और भी जो ये चीजें है ना, ये मैं क्वेश्चन के थ्रू कवर करूंगा आप लोगों को आगे में, डोंट वरी, ठीक है। सारा याद कराऊंगा क्योंकि उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, नीचे वाला जो पॉइंट है, तो क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे हम लोग। अशोक का इनमें से कौन सा शिलालेख एक गांव के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख करता है, ठीक है। अशोक का एक शिलालेख मिला है। अशोक का आपको पता है फ्रेंड्स, आज से करीब जो है 2200 से लेकर 2300 साल पहले, ईयर्स एगो, ठीक है, एक शासन हुआ, एक राजा हुआ है, ठीक है। आपका 2200 से 2300 साल पहले एक राजा हुआ है, ठीक है, अशोका। अशोका ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये भी आपको पता है, ठीक है। बौद्ध धर्म अपना लिया था, कौन सी लड़ाई के बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, चलो ये भी बता दो, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। अशोका लड़ाई लड़ता था, बड़ा पराक्रमी राजा था, ठीक है, इधर जिधर जाता था उधर लूट मार काट मचा देता था यहाँ पर में, ठीक है। कौन सी लड़ाई हुई थी जिसके बाद में उसने वो जो है ये लड़ाई उड़ाई वाला काम छोड़ दिया, बोला कि यार लड़ाई उड़ाई वगैरह वाला काम नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो अशोका ने कौन सी लड़ाई के बाद में लड़ाई का जो मार्ग है वो छोड़ दिया था, ठीक है। चलिए, तो आंसर आप लोगों के आ रहे हैं फ्रेंड्स, कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में, कलिंग का युद्ध, ये याद रखना है आप लोगों ने, कलिंग का युद्ध, ठीक है। कलिंग आज का उड़ीसा जो है वहां पर में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब वो जब राजा बन गया, ठीक है, तो वो क्या किया, वो गया मतलब राजा बन तो गया था वो, अब बुद्धिज्म को उसने अपना लिया, तो बुद्धिज्म को अपनाने के बाद में वो गया था एक बार गौतम बुद्ध के जन्म स्थली का दर्शन करने के लिए, ठीक है, जहां पर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है वहां पर मैं उनका दर्शन करने के लिए गया था, ठीक है। उसको बोलते हैं लुम्बिनी, ठीक है, उस जगह को लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी नाम की जगह पे वहां पर मैं गया, और लुम्बिनी नाम का जो था वहां पर मैं गांव, ठीक है, लुम्बिनी, वहां पर में उसने क्या किया था, उसने जो है फ्रेंड्स एक स्तंभ खड़ा किया था, जिसको हम लोग लुम्बिनी, ठीक है, स्तंभ बोलते हैं, लुम्बिनी स्तंभ, ओके। इसको जो है फ्रेंड्स अलग अलग नाम से भी जाना जाता है आप लोगों का, लुम्बिनी जो स्तंभ है आप लोगों का, इसको आप लोग रुम्मिन देई अशोक का शिलालेख भी बोलते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि राजा जो अशोका है वो यहाँ पर में अपने राजा बनने के 20वें साल में आए थे, 20th ईयर में। राजा बनने के कौन से साल में आया था, वो 20वें साल में आया था, जब राजा बना उसके 20वें साल में, और उसने यहाँ आकर इस गांव को जो है कर मुक्त कर दिया था, और बाकी के जो टैक्सेस थे उसको भी कम कर दिया। किस खुशी में किया था भाई, अरे किस खुशी में किया होगा बताओ, आप लोग इतने समझदार लोग हो, इतने इंटेलिजेंट लोग हो, इतने जो है आप लोग पढ़ाकू हो, आप मुझे बताओ कि किस किस खुशी में किया था उसने ये टैक्स कम उस राज्य का, राजा बनने के 20वें साल में, 20वें 20th ईयर में गया था, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, किस खुशी में किया था उसने ये वहां जाकर, भाई क्योंकि वो गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वहां पर में, उन्होंने वहां पर में लिखा है शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से उसने जो है संबोधित किया है कि शाक्य मुनि का जन्म हुआ था यहाँ पर में, तो इस जगह को मैं कर मुक्त करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर में जो बाकी के जो टैक्स थे, ठीक है, उनकी भी दरें कम करवा दी थी उसने, ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे जो टैक्स लगते थे उनको कम करवा दिया था उसने, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों का जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को याद रखना है प्लीज, इंपॉर्टेंट है, लुम्बिनी का स्तंभ। और लुम्बिनी स्तंभ को क्या बोला जाता है, लुम्बिनी में जो स्तंभ आपको मिला है ना, उसको रुम्मन देई स्तंभ के नाम से जाना जाता है, रुम्मन देई, ठीक है, रुम्मन देई स्तंभ। तो लुम्बिनी में जो स्तंभ मिला है, लुम्बिनी, लुम्बिनी वो जगह है जहां पर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसको रुम्मन देई के नाम से जाना जाने लगा बाद में, रुम्मन देई नाम की जगह पे हमको वो शिलालेख मिला था, तो हमने उसका नाम रुम्मन देई शिलालेख रख दिया अशोका का, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, लुम्बिनी और रुम्मन देई एक ही नाम की जगह है, पहले उसको रुम्मन लुम्बिनी बोलते थे, फिर बाद में रुम्मन देई बोला जाने लगा, ठीक है। तो बौद्ध जो है वहां पर में मंदिर वगैरह का भी छोटा सा निर्माण वगैरह उसने करवाया था। बाकी जो है फ्रेंड्स अशोका के बहुत सारे जो है फ्रेंड्स शिलालेख है, उनके बारे में जानकारियां है। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे हम लोग ताकि आगे बढ़ सके, जल्दी जल्दी से, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और हर एक बच्चा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन जो है वो करवा रहे हैं यहाँ पर में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर में, समुद्रगुप्त से जो है उन्होंने
ये परमिशन ली थी समुद्रगुप्त से, ठीक है। समुद्रगुप्त ने परमिशन दी थी क्या? दे दी थी परमिशन। तो मेघवर्मन नाम का वो राजा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। श्रीलंका का वो राजा का नाम क्या था? मेघवर्मन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड जल्दी से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब देखिए ये क्वेश्चन 15वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, मैंने इसको आप लोगों को कल करवाया था, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, फास्ट। और एक बार सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए आप सभी लोग, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आप लोगों के लिए आगे में भी जो है सेशंस आप लोगों के लिए लाते जाए, ठीक है। तो हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूं आप लोगों से, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्गों के राष्ट्रीयकरण के मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, ठीक है। कब किया था? तो भाई देखो मैं ना पूरा समझाता हूं, फिर क्या आप लोग खुद से आंसर करोगे इसका? प्रॉमिस करो मुझे पहले यहाँ पर मैं कमेंट के अंदर में कि आप खुद से आंसर करोगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको आप लोगों को, ठीक है। ध्यान से समझना आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, स्वामी सहजानंद सरस्वती से पहले भी किसान आंदोलन होते रहे, किसानों के लिए मांग करती गई। किसान सभा का आंदोलन, बिहार में किसान सभा का जो आयोजन है, किसान सभा का आयोजन तुम्हारे चचा के लड़के श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, और मोहम्मद जुबैर, ठीक है, इन्होंने मिलकर किया था बिहार के अंदर में, ठीक है। कब किया था उन्होंने? 1922 के अंदर में। फिर बाद में जो है फ्रेंड्स 1929 के अंदर में, 1929 में सोनपुर में मेला हो रहा था। सोनपुर का मेला कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में होता है? जल्दी बताइए, सोनपुर मेला कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सोनपुर, जल्दी से फास्ट आंसर करेंगे आप सभी लोग। सोनपुर मेला हो रहा था, वहां पर में स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी सहजानंद जी जो थे, ठीक है। तो स्वामी सहजानंद जी ने क्या किया यहाँ पर में, ठीक है, उन्होंने बोला कि एक काम करते भाई, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इन्होंने बोला कि हम एक आंदोलन, एक संस्था बनाते हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा, ठीक है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा। ये जो बिहार प्रांतीय किसान सभा जो थी, उसका उद्देश्य था बिहार के अंदर में जो किसान की दयनीय हालत है उसको ठीक करना। तो 1930 के आखिरी दशक के अंदर में इन्होंने किया, ठीक है, 1930 के। अब बात आती है कि इसका बिहार प्रांतीय किसान सभा का एक और अपडेटेड वर्जन आता है 1936 में। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया गया लखनऊ के अंदर में, लखनऊ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहा किया गया? ऑल इंडिया किसान सभा का। इसके भी अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और बिहार प्रांतीय किसान सभा के भी थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, जो पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट्स याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भाई कब किया था इन्होंने, तो देखो 1930 के 1931, 32, 33, 34, 35, 36, ये 1940, 1939 तक का ये जो दशक होता है 1930 का दशक माना जाता है उसको, ठीक है, 30 का दशक, 30 के दशक के अंदर में। ओके, तो 36 में किया था ना। तो अब आप लोग आंसर करिए कि इसका आंसर क्या होगा, देखते कितने लोग आंसर करते हैं। और उन्होंने एक मांग भी की थी कि जमीन का नेशनलाइजेशन होना चाहिए, मतलब सरकार की संपत्ति होनी चाहिए। जल मार्ग जो है वो भी सरकार की संपत्ति होनी चाहिए। भूमि और जल मार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जल्दी से एक बार हर एक बच्चा चेक कर लेगा कि क्या कोई है जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ग्रेट न्यूज आप लोगों के लिए आने वाली है, ठीक है। अभी चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, भूमि और जल मार्गों के राष्ट्रीयकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, तो आप लोगों का आंसर होगा 1930 के दशक के अंदर में, मतलब कि 1936 के अंदर में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 में, ठीक है, मतलब 1930 के दशक के अंदर में। अच्छा, कौन सा स्थान था जहां पर में गठन किया गया था, वो भी आप लोग बता देंगे मुझे जल्दी जल्दी से, कौन से साल में किया, कहा, कौन सा स्थान था, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये पूरा का पूरा बता दिया। 1922 में किसान सभा का आयोजन किसने किया था बिहार के अंदर में? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने, ठीक है। ये जुबैर का भाई आर रह गया यहाँ पर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। सी राजगोपालाचारी जो है उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह जो है वो कौन से राज्य में चलाया था? जैसे गांधी जी ने गुजरात में नमक सत्याग्रह चलाया था, वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर में श्री जो सी राजगोपालाचारी है उन्होंने फ्रेंड्स राज्य में नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया, नेतृत्व किया था, ठीक है। तो देखो बात क्या थी यहाँ पर में था
आप लोगों का गुजरात में गांधी जी ने साबरमती से लेकर जो है दांडी तक यात्रा निकाली थी, ठीक है, 240 माइल्स की लगभग लगभग। वैसे ही फ्रेंड्स सी राजगोपालाचारी जो थे उन्होंने दक्षिण भारत के अंदर में, ठीक है, यहाँ पर में दक्षिण भारत के अंदर में एक यात्रा निकाली थी, ठीक है, तमिलनाडु, आज का जो तमिलनाडु है वहां पर में, उस समय उसको मद्रास प्रांत बोला जाता था, उस समय उसको मद्रास, ठीक है, मद्रास प्रोविंस बोला जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने, मद्रास प्रोविंसेस बोला जाता था, मद्रास प्रांत, आज उसका नाम तमिलनाडु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है, कि और कहां से कहां तक थी तमिलनाडु के अंदर में भी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसको वेदारण्यम यात्रा भी बोला जाता है, वेदारण्यम यात्रा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, क्योंकि ये यात्रा, ठीक है, वेदारण्यम तक निकाली गई थी, ठीक है। तिरुचि नाम की एक जगह है, ठीक है, तिरुचि, ओके, तिरुचि एक नाम की जगह है, वहां से ये यात्रा निकाली गई थी। जैसे गांधी जी ने दांडी नाम की जगह से जो है अहमदाबाद से निकाला था, ठीक है, आप लोगों का साबरमती से, ठीक है, दांडी तक गए तो उसको दांडी यात्रा बोलते हैं। वैसे ही इन्होंने तिरुचि या तिरुचिपल्ली नाम से जाना जाता है इस जगह को आज, वहां से ये यात्रा निकाली थी और वेदारण्यम तक गए थे ये, वेदारण्यम तक, इसी वजह से इसको वेदारण्यम यात्रा बोला जाता है, वेदारण्यम यात्रा। एक बार लिखो, बोला कौन सी यात्रा थी ये, वेदारण्यम यात्रा बोलते हैं इसको। तो वेदारण्यम यात्रा का दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के वयोवृद्ध नेता कौन थे, ठीक है, 8वीं कक्षा के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो दक्षिण भारत के अंदर में, जैसे देखो यहाँ पर में, ये नॉर्थ में तो चलो गांधी जी कर रहे थे, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सी राजगोपालाचारी कर रहे थे, उन्होंने वेदारण्यम यात्रा निकाली थी, वेदारण्यम यात्रा, ठीक है। एक बार जल्दी से शेयर मार दीजिए फ्रेंड, जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी जहां भी जगह पे शेयर कर सकते हो, जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे। नाउ फ्रेंड्स देखिए 1915 में किसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, ठीक है, और प्रकाशित की, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति। अब ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, इसके अंदर में ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी पेड क्लास के अंदर में भी आपको पढ़ाया हुआ है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी इसको बोला जाता है, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन नाम की पुस्तक, जिसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है, महासागरीय विस्थापन का सिद्धांत उन्होंने दिया था, ठीक है। तो महासागरीय विस्थापन का जो सिद्धांत है ये दिया था तुम्हारे मामा के लड़के, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर का कहना था कि भाई ये जो पूरा का पूरा हमारी, ठीक है, ये जो हमारी पूरी की पूरी महासागर है, सारे के सारे जितने भी है ना, वो क्या कर रहे हैं, बह रहे हैं समुद्र के ऊपर में, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि जितनी भी जमीन है, ठीक है, वो इधर उधर बहती रहती है, ठीक है, और उसके वजह से, ठीक है, उसके वजह से आपका ऐसा लगता है कि एक महाद्वीप एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का, हो जाएगा यहाँ पर में अल्फ्रेड वेगनर। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ये आप लोगों के एग्जाम में आया भी था क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है, टीआरई 3 की री एग्जाम में, अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है। ये इस प्रकार से कुछ तो भी हो रहा है। अब ये तो बहुत फास्ट वर्जन दिखा रहे हैं आपको, ये करोड़ों सालों में हुआ है, ठीक है, कि पृथ्वी के जो भूभाग है वो इधर से उधर जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, और आज का जो शेप आप लोग देख रहे हो ना, ये बहुत बाद में बना है ये शेप, ठीक है, बहुत बाद में। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था अपनी पुस्तक महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के अंदर में। इसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी के ऊपर में जो भूभाग है, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, बह रहे हैं, बहते हैं, ठीक है, लैंडमास फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल लैंडमास फ्लो हो रहे हैं, तैर रहे हैं, बह रहे हैं या तैर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह। तो ये किसने कहा था, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उन्होंने 1915 के अंदर में पब्लिश की थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वेगनर ने, ठीक है, ओके। तो ये उन्होंने बताया कि पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया, पेंजिया 2 भागों में टूट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना, ये, ठीक है, उसमें टूटा था, बाद में आज जो हम महाद्वीप देखते हैं वो बाद में धीरे धीरे बने, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 20वीं सदी की शुरुआत में निम्नलिखित में से किसने एक पेपर प्रकाशित किया था जिसमें इस सिद्धांत की व्याख्या की गई थी कि महाद्वीपीय भूभाग पृथ्वी पर बहते हैं, कभी कभी महासागरों से होकर एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है, किसने कहा था? देखते हैं पोल में भी कितने लोग आंसर कर पाते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट का, जल्दी बताइए। तो देखिए 20वीं सदी की शुरुआत में निम्नलिखित में से किसने एक पेपर प्रकाशित किया था जिसने सिद्धांत की व्याख्या की गई थी महाद्वीपीय भूभाग पृथ्वी पर बहते हैं, कभी कभी महासागरों से होकर एक दूसरे में मिल जाते हैं, वही है ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर। तो अलग अलग दोनों ही एग्जाम्स के क्वेश्चन है, आपके एक्चुअल एग्जाम के पूछने का तरीका अलग अलग है।
अगर कंसेप्ट सही है, आपका कंसेप्ट आपको आता है, तो आप लोग बहुत आसानी से इसका आंसर कर दोगे। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब देखिए, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की? अब देखिए फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये क्वेश्चन जो है ना, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप में से, ठीक है, आप लोग सही करोगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो इसका आंसर नन ऑफ दी अबव भी लगा सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं होगा नन ऑफ दी अबव, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, समझिए इस बात को। देखिए, अगर हम लोग निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की, ये क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से, ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अब इसकी पूरा का पूरा मैं इतिहास आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं आपको बताता भी नहीं। ध्यान से समझना आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, 1961 की बात है। ठीक है, 1961 की। ठीक है, 1961 की। तब क्या हुआ था, भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल बने थे, ठीक है, इसके पहले डायरेक्टर जनरल डीजी बने थे अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर, ठीक है, कनिंगम, कनिंगम। इनको जो है फ्रेंड्स फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान के पितामह। विचारों ने बहुत कोशिश की, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये संस्था भी बन गई, लेकिन ये संस्था को पैसे नहीं मिलते थे। ठीक है, कैनिंग ने जो है वो उस समय में दिए थोड़े से पैसे, लेकिन धीरे 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 ये संस्था जो है वो अचल हो गई, या फिर आप लोग बोल सकते हो स्टैग्नेंट हो गई, उसमें कोई काम नहीं होने लगा। अलेक्जेंडर कनिंगम भी बाद में जाके मर गए, मतलब जाके मर गए, मतलब इन द सेंस नेचुरली मर गए। ठीक है, लेकिन उनकी डेथ वगैरह होने के बाद भी किसी ने काम नहीं किया। फिर बाद में जो है तुम्हारे मामा का एक लड़का आता है जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1901 में आया वो भारत के अंदर में वायसराय बनकर, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये वही कर्जन है जिसने जो है फ्रेंड्स बंगाल का बंटवारा किया था। उसने सोचा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे पास में है, लेकिन इसका बैंड बजा के रख दिया है तुम लोगों ने। ठीक है, इतनी अच्छी संस्था है हमारे भारत के अंदर में, इतनी सारी संस्कृतियां है, ये इतनी सारी धरोहर है, ताजमहल है, लाल किला है, इतनी सारी और भी चीजें, उनको तुम संरक्षित ही नहीं कर रहे हो। ये क्या मजाक चल रहा है तुम लोगों का। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने जो है फ्रेंड्स आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख करने के लिए एक डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की, डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसके अधीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करेगा और इसको पैसा वगैरह मुहैया कराएगा। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रिवाइव करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रिवाइव, रिवाइव का मतलब क्या होता है, कोई मुझे हिंदी में बता सकता है क्या? हिंदी, या फिर वैसे तो मैं आपको भी बता सकता हूँ, ठीक है, पुनरुद्धार करना, लेकिन आसान भाषा में आप बता सकते हो क्या रिवाइव का मतलब क्या होता है? ठीक है, ओके, तो रिवाइव का मतलब होता है फिर से उसके अंदर में जान फूकना, फिर से उसको जो है एनर्जी देना, रीस्टार्ट करवाना उसको। ठीक है, फिर से स्टार्ट करवाना, वेरी गुड। ठीक है, तो रिवाइव करवाया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो एक क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर का कोई बच्चा एग्जाम यहाँ देख रहा है तो अपने पापा को जाके बता देना, ठीक है, कि दानिश सर ने पढ़ाया है कि एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रिवाइव करने का श्रेय किसको दिया जाता है? देखो, बनाने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग को दिया जाता है, उनके समय में बना था ये। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम के फोर्स करने पर बना था ये ठीक है, बट रिवाइव करने का श्रेय किसको दिया जाता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लॉर्ड कर्जन को दिया जाता है। तो अगर एग्जामिनर का कोई बेटा बेटी, नाता नाती, पोता पोती कोई लेक्चर देख रहा हो तो जाके बता देना कि दानिश सर ने ये बात बताई है, इसके ऊपर में भी एक क्वेश्चन बना दीजिए करके, अगर बना रहे होंगे पेपर ऊपर तो। ठीक है, चलो नाउ फ्रेंड्स, चलिए, तो ये आप लोगों का हो गया, पूरे की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी? चलिए नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों का इसका आंसर आ गया, लॉर्ड कर्जन आप लोगों ने लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को एक चीज पता है कि यहां पर में हम लोगों ने देखा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे, आप लोग लिख के बताओ। चलो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? उनके बाद में बहुत सारे लोग बने, ठीक है, आगे जाकर, ठीक है, लेकिन पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ठीक है, तो पहले डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंगम, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों से इसी से रिलेटेड पूछता हूं मैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, आप लोगों के हर एग्जाम पहली से लेकर 12वीं तक की किसी भी कक्षा में पूछा जा सकता है ये पॉइंट। ओके,
देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिंधु घाटी उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? अब ध्यान से समझना आप लोग, इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब खुदाई हो रही थी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये हो रही थी फ्रेंड्स आप लोगों के 1920 के दशक में। 1920 का दशक मतलब 1921 के अंदर में सबसे पहले हड़प्पा नाम का जो शहर है वो खोजा गया था, हड़प्पा, ठीक है। उस समय में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के डायरेक्टर जनरल कौन थे? एएसआई के, ठीक है, डायरेक्टर जनरल कौन थे? डायरेक्टर जनरल कौन थे ये पूछा जा रहा है आप लोगों से, ठीक है, उस समय में मतलब 1920 के समय में। तो वो थे फ्रेंड्स सर जॉन मार्शल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके समय में हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई और उसके जो अवशेष है वो निकाले गए। इन्होंने ही इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता या जो बाकी उधर में मिली थी हमको, हड़प्पा सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? तो ये तुम्हारे जो मौसी का लड़का था, ठीक है, सर जॉन मार्शल, उन्होंने दिया था। ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। सर जॉन मार्शल ने जो है ग्रेट बाथ, जो मोहनजोदारो में मिला है, एक स्विमिंग पूल टाइप का है, ठीक है, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में, उसको उसने बोला है कि दुनिया का अजूबा है। ठीक है भाई, होगा अजूबा। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है कोई एग्जाम का वेट कर रहा हो, रिजल्ट का वेट कर रहा हो, नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हो, बोले क्या करे यार, उसके घर वाले ने बोले कि जल्दी जल्दी से भाई काम धंधे पे लग, तो उसने एक स्विमिंग पूल बना दिया होगा, 2-2 रुपए लेकर, जो भी उस समय की करेंसी रहती होंगी, सबको नहाने के लिए देता होगा गर्मी के मौसम में। बट लेकिन उन लोगों ने एक थेरी बना दी मस्त वाली, कि यहाँ पर में जब कोई भी त्योहार होता होगा तो पवित्र स्नान करने के लिए लोग आते होंगे, ठीक है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर में आकर अपनी जो है जो पाप किए उसको धोते होंगे। भाई क्यों धोते होंगे, चुपचाप से आते होंगे स्विमिंग पूल करने के लिए, नहाने के लिए, मस्त भाई की गर्मी के मौसम में बच्चे लोग आते होंगे वहां पर में, कुछ बच्चे वहां स्विमिंग पूल में सुसु कर देते होंगे। मतलब कुछ भी हो सकता है यार, अपने को क्या पता जब तक उनकी वो लिपि नहीं पढ़ लेते अपन लोग, ठीक है। बट कोई नहीं। तो एक क्वेश्चन रीट में पूछ लिया गया कि मोहनजोदारो के महान स्नानागार को, ग्रेट बाथ को दुनिया का अजूबा किसने कहा? तो वही तुम्हारे मौसी का लड़का था जॉन मार्शल, उसने कहा था कि ये तो दुनिया का अजूबा है। अरे क्या अजूबा है यार, ठीक है, ठीक है। अंगने में सैया स्विमिंग पूल बनवैया, कौन था ये भाई? ये अर्नव ठाकुर गाना बना रहे हो क्या आप? चलिए, तो सर जॉन मार्शल थे उस समय के, ये याद रखना है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला शहर जो खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला शहर जो खोजा गया वो हड़प्पा ही था, इसी वजह से हड़प्पा नाम रखा गया उसका, ठीक है, रावी नदी के किनारे पर है, ठीक है। चलिए, तुम्हारे मौसी का लड़का था सर जॉन मार्शल। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर जो है हर कोई बच्चा करना चाहिए यहाँ पर में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी दी है, ठीक है। जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं कि अखिल भारतीय किसान सभा का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, जो कि पहली यहाँ पर भी इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना कौन से साल में की गई थी? उसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे पहले अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा की, ठीक है, 1936 में की गई थी। एक बात बताओ कि आप लोगों को राज की, आप किसी को बताओगे तो नहीं ना, ठीक है। ये जो ऑल इंडिया किसान सभा है ना, ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी से बाद में जाकर जुड़ गई? अभी भी वो उसी पॉलिटिकल पार्टी का भाग है। ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के साथ में उनका मतलब जुड़ाव हो गया था, बाद में सीपीआई के किसान मोर्चे के रूप में काम करने लगी, ठीक है। तो अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में अखिल भारतीय किसान सभा सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ में जुड़ गई थी, सीपीआई के साथ में। ये क्वेश्चन आया था एक बार, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो किसका बाद अखिल भारतीय किसान सभा बाद में जाके किस पॉलिटिकल पार्टी का एक अंग बन गई? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अंग बन गई, ये याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा, इसके ऊपर में जो है फ्रेंड्स पूरा का पूरा एक आर्टिकल आजादी का अमृत महोत्सव.nic.in जो है ना सरकारी वेबसाइट, उसके अंदर में भी दिया हुआ है। तो आपको जरूरत नहीं है उतना मेहनत करने की, पूरी मेहनत हम लोग रात रात भर जाकर, पूरी मेहनत आपके लिए पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम, ठीक है, स्पेशली मैं पूरा का पूरा रात रात भर जाकर पूरा गवर्नमेंट इंडिया कल्चर करके इतनी वेबसाइट है कि मुझे लगता है कि 3-4 जन्म लेने पड़ेंगे, ठीक है, उस वेबसाइट को पूरा खंगालने के लिए, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसको फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के शहीद स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का हिस्सा बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? उन्होंने एक का नाम शहीद और एक का नाम स्वराज द्वीप रखा था। ठीक है, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान निकोबार द्वीप का नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा था। देखो, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, इसके ऊपर में ना आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, मैं एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। मैं पहले आप लोगों से पूछता हूँ, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके कमेंट्स भी दिखाते जाए। ठीक है, अंडमान निकोबार के ऊपर में जब उन्होंने कब्जा किया, तो अंडमान ऊपर में आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, ऐसा मतलब टूटा फूटा है, लेकिन अंडमान पूरा द्वीप समूह ऊपर में है इसके अंदर में, और निकोबार द्वीप समूह नीचे में है। तो अंडमान जो था, अंडमान, ठीक है, उसका नाम उन्होंने क्या रखा था ये बता दीजिए। और जो निकोबार था, उसका नाम निकोबार द्वीप समूह, उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, एक ट्रिक बताता हूं मैं आप लोगों को इसकी। पहले आप लोग आंसर करिए, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है, देखते आगे में कितना हो सकता है। लाइक का नंबर भी बढ़ते रहना चाहिए फ्रेंड्स। और नाउ फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर मैं अगर बात करेंगे, अरे कहाँ चला गया भाई मेरा अंडमान और निकोबार। ठीक है, चलिए, ये अंडमान, ठीक है, ये अंडमान है, अंडमान। ठीक है, और ये है आपका निकोबार, निकोबार। ठीक है, तो देखो, मैं ना एक ट्रिक बताता हूँ आपको। किसका नाम शहीद रखा था, किसका नाम शहीद, और एक का नाम स्वराज रखा था उन्होंने, स्वराज। एक का नाम शहीद और एक का नाम स्वराज द्वीप रखा था। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पर में ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, एक अंडा था, ठीक है, वो नीचे गिरकर टूट गया, टूट गया तो टूट गया, अब वो हो गया शहीद। ठीक है, अंडा गिरकर शहीद हो गया अंडा, या फिर आपने उसको अंडे का ऑमलेट बना के खा लिया। ठीक है, वो शहीद हो गया बेचारा अंडा, शहीद। ठीक है, तो अंडा जो है वो शहीद हो गया था, ऐसे याद रख लेना है। ट्रिक बन गई आप लोगों की। ओके, एक भी याद हो गया तो अगला वाला अपने आप याद हो जाता है। जब आप बाहर जाते हो, ठीक है, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, पता नहीं कौन सा गाना था यार, तेरा प्यार हुक्का बार, मतलब भाई तेरा ऐसी जरूरत, ऐसे लड़की के चक्कर में पढ़ाई क्यों तेरे को हुक्का बार जाना पड़ रहा है? वो लड़की ने तेरे को रोकना चाहिए, अरे मत जाओ जी, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ, पकौड़े बनाती हूँ, तुम्हारे लिए चाय बना के देती हूँ, तुम्हारे जो है यहाँ पर मैं जो भी है उन लोगों का आपस का, ठीक है, कि भाई लेकिन बाहर मत जाओ, तुम हुक्का बार वगैरह मत जाओ करके रोकना चाहिए लड़की को। वो लड़का बोल रहा है तो यार प्यार हुक्का बार, क्या फायदा फिर ऐसी लड़की से प्यार करने का तुम्हारा? चलो, अब बाहर एक बार चला गया वो, तो उसको क्या लगता है कभी कभी कि अपना ही राज है सब, ठीक है, सब अपना ही राज है, स्वराज समझने लगता है अपना वो सबको, स्वराज। एक बार बाहर चला गया तो स्वराज समझने लगता है अपना वो, ठीक है, स्वराज। ओके, तो बार में जाने के बाद में सबको लगता है 2 पैग पीता है, ठीक है, और ऐसा बताता है जैसे 10 पैग पी कर आया है करके, चार, मतलब, ठीक है। तो ये समझ जाना कि बाहर में स्वराज, बाहर गया एक बार इंसान तो स्वराज। तो ये क्वेश्चन आया था, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जल्दी से वो क्वेश्चन जो आया था ना वो लगा दीजिए एक बार। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि शहीद और स्वराज द्वीप वाला, ठीक है, एकदम स्पीड में लगा दिया जाना चाहिए उस क्वेश्चन को, हमारे प्यारे 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 बच्चों के लिए। ठीक है, ठीक है, तो शहीद और स्वराज, ये उन्होंने नाम दिया था उसको। ओके, नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त, जिन्हें उनकी विजयों के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब देखो, इसमें 2 क्वेश्चन छुपे हुए, पहले तो एक क्वेश्चन में ही एक आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में आंसर कैसे छुपा है? समुद्रगुप्त को, ठीक है, यहां पर में क्वेश्चन बन सकता है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जा सकता है, कहा जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। भारत का नेपोलियन, नेपोलियन फ्रांस का राजा था, पहले वो सेनापति था, फ्रांस का नेता बना, फिर बाद में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया, फ्रांस का किंग घोषित कर दिया उसने, ठीक है, एम्पेरर। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जैसे फ्रांस में नेपोलियन था, वैसे ही भारत में जो है ये था, ठीक है, समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो है फ्रेंड्स, इसकी उपलब्धियों को किस स्तंभ से दर्ज किया गया? मतलब हमें कैसे पता चला कि वो इतना महान था, क्योंकि 1500-1600 साल हो चुके हैं उसको, तो हमें कैसे पता चला कि वो इतना महान था? हमें पता चलता है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से। ये समुद्रगुप्त जो था ना, ठीक है, उसका एक साथ वो था, ठीक है, दरबारी कवि जिसका नाम था हरिशेन। क्या नाम था उसका? नाम हरिशेन, हरिशेन। हरे कलर से कर देता इसको अंडरलाइन, नहीं तो बोलेगा सर मेरा नाम ही हरिशेन था लेकिन हरा कलर यूज ही नहीं किया आपने। ठीक है, हरिशेन। तो ये जो था दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का, उसने क्या किया
ये इलाहाबाद जो पिलर था अशोका का, उसी के ऊपर में समुद्रगुप्त के बारे में भी लिख दिया। ठीक है, सब अशोका के बारे में लिखा था, बोले यार इधर जगह खाली, एक काम करते अपन, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में भी लिख देते। समुद्रगुप्त के बारे में उसने ऐसा ऐसा लिखा, क्या क्या लिखा पता है क्या आप लोगों को? ठीक है, लड़के लोगों को कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, कि यार हमारे में इतनी कमियां है। क्या बोलता अशोका के समुद्रगुप्त के बारे में हरीशेन? समुद्रगुप्त जो है ये बहुत महान था, इसने 100 से ज्यादा युद्ध जीते, जहां भी गया वहां जीता, कभी हारा नहीं। ठीक है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाना आता था। क्या वो ट्विन टिन 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 तारा, पता नहीं क्या होता है, कैसी आवाज आती है वीणा की, वीणा बजाता था वो। लड़कियां तो इंप्रेस हो जाएंगी भाई, वो पहले ही सलमान खान से इंप्रेस हुई बैठी है कई सारी। ठीक है, वो ये बजाता था वो। ठीक है, वीणा बजाता था, उसके सिक्के मिले वीणा बजाते हुए और लिखा भी है। अच्छा, इसको कविता भी आती थी। अब लो कल लो बात। ठीक है, अब कैसा करना भाई? ठीक है, अब लड़कियों को कविता सुना के वो खुद ही कर लेगा, तो बाकी लोगों का तो हो गया ना खत्म यहाँ पर। मैं मतलब मेरी बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ भाई। छोटे मेरे भाई लोग हैं यहाँ पर, मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, मैं उन लोगों का क्या होगा। ठीक है, उसको कविता बनाना भी आता था, उसको कविराज की उपाधि दे दी। ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर में कि कविराज की उपाधि कौन से गुप्ता शासक को दी गई थी? कविराज की उपाधि किस गुप्ता शासक को दी गई थी, क्वेश्चन आया है। ठीक है, बताइए आंसर आप लोग। कविराज की उपाधि दी गई है, तो ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। तो कविराज की उपाधि दी गई है, ठीक है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, वीणा बजाते हुए, ये आपका क्वेश्चन आया, वीणा बजाते हुए कौन से गुप्ता शासक के सिक्के मिले हैं? वीणा बजाते हुए सिक्के, वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त के मिले हैं। अच्छा, समुद्रगुप्त देखो, समुद्रगुप्त के बारे में एक और चीज वहां पर मैं उधर में श्रीलंका उलंका में मिल गई कि भाई तुम्हारा भाई जो है उसका दिल भी बड़ा था करके। वो मेघवर्मन करके श्रीलंका का राजा था, सिलोन बोलते थे उसको। वो उसने भेजा कि भाई मेरे को गया में, बोध गया में एक मंदिर बनाना है, बौद्ध मंदिर, बनाने बना लू क्या? समुद्र बोलता है भाई भाई बना ले यार, तू भी क्या याद रखेगा, तेरा भाई का दिल कितना बड़ा था करके। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के अंदर में अब पता नहीं थी कि नहीं थी इतनी सारी खासियत, लेकिन वो हरिसेन ने लिखा है। ठीक है, चलो ठीक है। तो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में ये सारी जानकारियां मिलती है आप लोगों को, ये याद रखना है। ठीक है, अलाहाबाद, मैंने इसमें काफी सारी जानकारी आपको दी है। भारत का नेपोलियन, ठीक है, समुद्रगुप्त को हरिसेन ने ये लिखवाई है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन। अच्छा, भारत का नेपोलियन कहा किसने था इसको? तो एक थे वी ए स्मिथ नाम के एक इतिहासकार हुए, वी ए स्मिथ, लिखो सभी लोग, वी ए स्मिथ। ठीक है, विंसेंट ए स्मिथ, वी ए स्मिथ, इन्होंने इसको भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पढ़ के, वी ए स्मिथ ने। ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया। सेशन को लाइक भी करता चले, जितने भी लोग जुड़े हुए, अगर आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज सभी लोग रिस्पॉन्स देते रहेंगे अपना अपना। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ क्या आप लोगों को मैं? ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो हाथ ऊपर कर दो, मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं। आप लोग जो है बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओगे। आपको पता है ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, ठीक है, ये है मान लो वो खंबा, ठीक है, इसके ऊपर में 3 राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये है अशोका का, अशोका का, ठीक है, तो अशोका के बारे में लिखा हुआ है। फिर समुद्रगुप्त के बारे में वो उसके दरबारी कवि ने इसी पे लिखवा दिया था, समुद्रगुप्त। एक जो है फ्रेंड्स मुगल बादशाह है, उसके बारे में भी जानकारी इसमें लिखती है, मिलती है। क्या बात है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पढ़ा दिया जाए। एक मुगल बादशाह है, उसके बारे में भी इसमें जानकारी मिली है। उस मुगल बादशाह का नाम बता सकते हो? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, यह आपका यूपी पीजीडी के एग्जाम में आया हुआ है, हो सकता है कल जाके डी ट्रिपल एस बी में, केवीएस में, बीपीएससी टीआरई के प्रीलिम्स में, 6 to 8 में, 9 10 11 12 कहीं पे भी पूछ ले आप लोगों से। ठीक है, तो वो है आपका जहांगीर। जहांगीर का भी नाम इसमें, जहांगीर के बारे में भी उसमें लिखवा दिया गया। तो 3 राजा हो जाते हैं, अशोका मौर्य वंश का, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का, और जहांगीर जो है ये उसने भी लिखवा दिया था अपने बारे में। ठीक है, बाद में ये मुगल वंश का। तो इस तरीके से 3 राजाओं के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलती है। ठीक है, क्लास स्टार्ट होते ही सर लाइक कर देता हूँ। बहुत बढ़िया, हुकुम का इक्का जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सच में हुकुम के इक्के निकले। ठीक है, चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में। आपको बताना है गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उपयोग में था? देखिए, गुप्ता काल जो है आज से 1500-1600 साल पहले जो है उत्तर भारत के अंदर में फैला हुआ था। ठीक है, इधर साइड के अंदर में। ठीक है, आपको बताना है कि ये 65वीं बीपीएससी का ओरिजिनल क्वेश्चन है और कभी भी रिपीट होने के चांसेस है इसके। आपको बताना है कि कौन सा बंदरगाह था जो फैला हुआ था।
मतलब गुप्ता काल के अंदर में। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं गुप्ता काल के समय में, तो गुप्ता लोगों की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है, पटना आज का, ठीक है। अब यहां पर से इन लोगों को पड़ता था पास में बंगाल का, ठीक है, बंगाल के अंदर में, और वहां पर में था ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों ने, उत्तर भारत का इनका मुख्य बंदरगाह था ताम्रलिप्ति बंदरगाह, जो बंगाल में था, बंगाल के अंदर में, ठीक है, बंगाल के अंदर में था, ये याद रखना, आज वाला जो बंगाल है वहां पर में, ठीक है। और बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल, ठीक है, की खाड़ी जो है वहां से इसको इनको एक्सेस देता था, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से। इसके अलावा भी और थे, भरूच, कल्याण, ठीक है, आप लोगों का खंबात की खाड़ी का उधर साइड के जो थे बंदरगाह वगैरह, लेकिन उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह जो था वो था ताम्रलिप्ति बंदरगाह, बंगाल के अंदर में ताम्रलिप्ति बंदरगाह। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने, ताम्रलिप्ति बंदरगाह एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ओके। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जल्दी से वो एक क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन लगा दिया जाए कि जिसके अंदर में हम लोगों ने बच्चों को ये कराया हुआ है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए फ्रेंड्स। बिहार पुलिस एसआई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को ग्रह की अपनी पिछली स्थिति से हटा दिया गया था, ठीक है। बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को ग्रह की अपनी स्थिति से हटा दिया गया, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जो प्लूटो है पहले उसको क्या किया जाता था, ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 के अंदर में, ठीक है, जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ मानदंड तैयार किए कि सूर्य के चारों ओर कक्षा में होना चाहिए वो जिसको भी ग्रह माने हम, इसमें हाइड्रोस्टेटिक संतुलन लगभग गोल आकार का होना चाहिए, हाइड्रोस्टेटिक संतुलन का मतलब होता है गोल आकार का होना चाहिए वो, ठीक है। उसके बाद में कक्षा के चारों ओर पड़ोस के साफ कर दिया गया हो, मतलब वो घूम रहा हो तो उसके आसपास में ज्यादा पिंड ना हो बहुत सारे। लेकिन प्लूटो जो है फ्रेंड्स, ये तीसरी वाली जो चीज है उसको वो पूरा नहीं कर पाता, कि उसके आसपास में काफी सारी डेब्रीज फैली हुई है, इतना उसका वो छोटा इतना है कि वो अपनी आसपास की डेब्रीज को नहीं कर पा रहा है, ठीक है, साफ नहीं कर पाता। तो फ्रेंड्स इस वजह से क्या होता है ना कि इसको एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बोला कि इसको हम ग्रह ना मानते हुए बौना ग्रह मानते हैं, ठीक है, बौना ग्रह। बौना ग्रह एक जो है ड्वार्फ प्लेनेट की एक कैटेगरी बना दी गई, ड्वार्फ प्लेनेट बौना ग्रह, जिसमें जो अब तक हमारे 5 बौने ग्रह उसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। अगर प्लूटो को ग्रह बोलेंगे तो सबको ग्रह बोलना पड़ेगा फिर हमको, ठीक है, उन पांचों को भी, तो नंबर बढ़ता जाएगा बहुत सारा फिर हमारा ग्रहों का। तो इसी वजह से ग्रह और फिर बाद में बौने ग्रह एक हमारी एक हम लोगों ने लिस्ट बना दी, ठीक है। तो बौना ग्रह, तो प्लूटो को बौना ग्रह कब घोषित किया गया था, एक बार कमेंट में सभी लोग लिख दीजिए जल्दी जल्दी से, प्लूटो को बौना ग्रह कब बोला गया था। तो प्लूटो को बौना ग्रह जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने 2006 के अंदर में किया गया था, 2006, सभी लोग लिख दीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं। भारत का संविधान, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, और ये आप लोगों का 1 से लेकर 12 तक की किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना की गई है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अंदर में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 338, ठीक है। इसके अंदर में ये बोला गया है कि भारत के अंदर में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये होगा, ठीक है। अनुसूचित जाति के अधिकारों को लेकर जो एससी कम्युनिटी है उनके अधिकारों को लेकर ये लड़ाई लड़ेगा। तो आर्टिकल नंबर, ठीक है, 338। अच्छा, इसका आर्टिकल अगर संविधान में दिया गया है तो क्या ये संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्या ये संवैधानिक बॉडी है, हाँ या ना, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से, ठीक है। तो जी हाँ, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जो ओरिजिनल हमारा संविधान था, ठीक है, ये याद रखना है, उसमें आर्टिकल नंबर जो 338 था आप लोगों का, उसका नाम था, उसमें था, ठीक है, जो था नेशनल कमीशन फॉर
ठीक है, SC, ठीक है, एंड ठीक है ST, SC ST दोनों के लिए एक ही कमीशन था पहले, ठीक है, SC ST के लिए दोनों एक ही कमीशन थे। 2003 में एक संविधान संशोधन किया जाता है आप लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, प्लीज याद रखिएगा आप लोगों को, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। 89th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाता है 2003 के अंदर में, जिसके जरिए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 338A, जिससे क्या हुआ, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब, उसको अलग कर दिया गया। तो अब क्या होता है, ठीक है, ये आर्टिकल याद रखना है आप लोगों ने, संविधान संशोधन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसके जरिए एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है। आर्टिकल क्या था, 338, ठीक है, बस उसके सामने ए लगा दो आप लोग, 338A, ये नया आर्टिकल जोड़ा गया और इसका ना, इसके जरिए, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अलग कर दिया गया, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को आर्टिकल नंबर 338A के तहत कब अलग किया गया, ठीक है, 2003 में इसका कानून पास किया गया था। और ये अस्तित्व में कब आया, देखो ये एक्ट जो है, ये जो संविधान संशोधन किया गया था 2003 में, लेकिन ये अस्तित्व में आया 2004 में, 2004 में ये अस्तित्व में आया इस संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है। ये एक आपका मुख्य बिंदु है, इंपॉर्टेंट है। तो पहले जब संविधान हमारा लागू हुआ था 1950 के अंदर में, उस समय आर्टिकल नंबर 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक ही था, दोनों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, लेकिन इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए। जो 338 था उसमें भी संशोधन किया गया, उसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट रखा गया, और जो शेड्यूल ट्राइब था उसके लिए एक अलग आर्टिकल बना दिया गया, आर्टिकल नंबर 338A, ठीक है, जिसका मतलब हो गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और 2004 में उसको बना भी दिया गया। ये संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, और इसको बनाया गया, मतलब टाइम लगता है ना वो उसका अध्यक्ष वगैरह, उसका चुनाव वगैरह करने के लिए, सारी चीजें उन सारी चीजों के अंदर में। तो 2004 के अंदर में ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है वो अस्तित्व में आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है, तो इसको याद रखना था आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर में मैं कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं क्या, जल्दी बताइए, क्या मैं इसके ऊपर में कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे में हमारे पास में और भी क्वेश्चंस है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग आगे बढ़े उसमें उन क्वेश्चंस की तरफ में, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। पहले आप कमेंट में आंसर करेंगे, उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए कि अंडमान जो था, अंडमान, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, निकोबार, तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, जिन्होंने जापान की मदद से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कब्जा कर लिया था, अंग्रेजों से छीन लिया था, ठीक है, उन्होंने क्या क्या नाम रखा था, अंडमान का नाम उन्होंने क्या रखा था, और निकोबार का। मैंने आपको ट्रिक बताई है, जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है, ठीक है, उसको ट्रिक याद होंगी, ठीक है। तो अंडमान का नाम क्या रखा था और निकोबार का नाम क्या रखा था, ये बता देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। ट्रिक आप लोगों को याद होनी चाहिए कि ट्रिक क्या थी, ठीक है। तो आप लोगों का अंडमान और निकोबार आप लोगों ने बता दिया, ठीक है। उसके बाद में आप लोग मुझे एक चीज बताएंगे कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया। कमेंट में आंसर करते रहिए, फिर मैं और आगे क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट में आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338A, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ST, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, ये कौन से संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, आंसर फास्ट, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हो फ्रेंड्स कि आप लोगों को जो है ये सारी चीजें करवा दी जाए, ठीक है, सारी चीजें याद करवा दी जाए, तो आप लोगों का अपना अपना जो है योगदान सभी लोगों ने देते रहना है। जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर्स भी करते रहेंगे आप सभी लोग, ठीक है। जिन भी बच्चों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, हर कोई बच्चा टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। चलिए, 1600 लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो 89th नंबर का संविधान संशोधन था, 2003 में हुआ था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के अंदर में आ सकता है, वो सारी चीजें आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट बन सकता है आप लोगों का। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का, वो क्वेश्चन पहले मैं थोड़ा सा इसमें ये कर देता हूँ आपका, ताकि गैप रहे एक क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। नाउ अभी थोड़ी देर के अंदर में इससे रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन और आने वाला है, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। देखिए क्या हुआ, 30 अप्रैल 1908 में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। मुजफ्फरपुर में गाड़ी पर बम फेंककर
चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट जो थे डगलस किंग्सफोर्ड, ठीक है, तो ये डगलस किंग्सफोर्ड जो थे उनकी हत्या करने की कोशिश की थी, ठीक है, हत्या किसने करने की कोशिश की थी, हत्या की, ठीक है, कोशिश की थी, ठीक है, कोशिश की थी, हत्या नहीं हो पाई थी, ठीक है, कोशिश की थी। भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुखदेव थापर ने, खुदीराम बोस ने, नन ऑफ द अबव। तो किसने कोशिश की थी? चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये दो लोग थे जिन्होंने जो है फ्रेंड्स ये कोशिश की थी। तो मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस इसको कहा जाता है। ये कब हुआ था? ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था एग्जाम में? जल्दी बता दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से बता दीजिए, आया था कि नहीं आया था ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आप लोगों के? ठीक है, ऑलरेडी एग्जाम के अंदर में आ चुका है आप लोगों का। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस आपका 1908 में हुआ था। खुदीराम बोस और दूसरे कौन थे? प्रफुल्ल चाकी। निभा ठाकुर ने बहुत बढ़िया आंसर कर दिया है। बाकी लोग भी लिखते जाइए कमेंट के अंदर में, क्योंकि इससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपको लंबे समय तक याद रहती है चीजें। ठीक है, बिल्कुल आया था, बाकी लोग भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर बॉम्ब कंस्पिरेसी केस हुआ था 1908 के अंदर में, खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी, ये याद रखना है आप लोगों ने, प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, अच्छा, इनमें से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, चलो इनमें से बताइए किसने जो है वो आत्महत्या कर ली थी? पकड़ा नहीं जाऊंगा, ठीक है, अंग्रेजों के हाथों। किसने आत्महत्या कर ली थी? जी, तो देखिए खुदीराम बोस जो है फ्रेंड्स, इनको फांसी की सजा दी गई थी अगस्त 1908 के अंदर में। ठीक है, अप्रैल में उन्होंने ये किया था, 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो इनको फांसी हुई थी खुदीराम बोस को। ठीक है, फांसी, ये डरते नहीं थे फांसी से, ठीक है, लेकिन फांसी हो गई। प्रफुल्ल चाकी जो थे वो बोले कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। वो खुदीराम बोस भी आत्महत्या करने वाले थे, लेकिन वो पकड़े गए। ठीक है, तो प्रफुल्ल चाकी जो है इन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में किसने जो है आत्महत्या कर ली थी ताकि मैं अंग्रेजों के हाथ से उसे पकड़ा ना जाऊं? तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक और चीज है कि अब तक के सबसे, ठीक है, मतलब उस समय तक के सबसे यंगेस्ट रिवोल्यूशनरी कौन थे जिनको फांसी दी गई? सबसे कम उम्र के, ठीक है, जिनको फांसी दी गई थी, यंगेस्ट थे वो, यंगेस्ट, ठीक है, रिवोल्यूशनरी थे जिनको फांसी दी गई थी। ये याद रखना है आप लोगों ने, उस समय के। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। तो हर एक चीज जो आप लोगों से पूछी जा सकती है वो सारी आप लोगों को करवा रहा हूं मैं यहाँ पर मैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में करेंगे जल्दी जल्दी से। जितने भी बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स सभी के सभी बच्चे, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जब टाइम से मिलेगा हर एक चीज आप लोग पढ़कर जाओगे, जब एग्जाम में आएगा तो काश ना रहे आपके मन में, आप आकाश छूना है आप लोगों ने। ठीक है, ये ना रहे कि जब सर बता रहे थे तो काश उस समय कर लिया होता, काश उस समय मेहनत कर ली होती, काश उस समय सारी बातें मान ली होती। ठीक है, आप लोगों के फायदे की बात बता रहा हूं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुच्छेद 338A, ठीक है, इससे संबंधित है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे कमेंट के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं मैं आप लोगों का, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करके जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर भी कर देंगे आप सभी, कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से। जी, तो 1908 में ब्लैंक और प्रफुल्ल चाकी ने गाड़ी पर बम फेंका, जो उनका मानना था मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड द्वारा कब्जा कर ली गई थी। मतलब कि जो किंग्सफोर्ड थे उनको मारने की कोशिश की गई। ठीक है, मुजफ्फरपुर के अंदर में ये घटना घटी थी कौन से साल में? 1908 के अंदर में। तो कौन थे? भगत सिंह थे, खुदीराम बोस थे, राजगुरु थे, जतेंद्र बोस थे, कौन थे? ठीक है, बताना है आप सभी को। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग आंसर करिए कमेंट के अंदर में। जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे हैं उनके आंसर्स आप लोग करते रहेंगे यहाँ पर में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग, अगर आप चाहते हो कि आगे में भी आप लोगों को इसी तरह से, ठीक है, सारी जानकारियां जो है वो मिलती रहे टाइम टू टाइम, और सारी अपडेट्स भी आप लोगों को मिलती है। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।